हेलो दोस्तों, यदि आप रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी को टारगेट किए हैं तो आज का सेशन फुल्ली आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड है। यहां आपको फुल कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक्स के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए आज का सेशन के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड है। किस पर है? सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट पर जो है बेस्ड है। यहां पर जो लोग हैं ये वृत्ताकार पथ पे बैठे हुए हैं और जब भी सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो सभी लोग जो है टुवर्ड्स द सेंटर बैठते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर यानी कि केंद्र की ओर। टुवर्ड्स द सेंटर मतलब कहां हो गया? केंद्र की ओर मुख करके जो है बैठते हैं। तो इसमें अगर जब भी लेफ्ट चलने को कहेगा, बायां चलने को कहेगा, तो हम कहां चलेंगे? घड़ी के दिशा में चलेंगे, क्लॉकवाइज। ठीक है, कहां चलना है? क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त। इसको हिंदी में क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त बोलते हैं। और राइट चलने को कहेगा यानी कि दायां चलने को कहेगा तो हम कहां चलते हैं? एंटी क्लॉक चलते हैं, एंटी क्लॉक चलते हैं, वामावर्त। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? वृत्ताकार मैच के चारों ओर केंद्र की ओर, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? 6 लोग बैठे हैं। देखिए, तो आप यहां पर जो है एक वृत्ताकार पथ बनाइए और 6 लोगों की बैठने के हम जगह बना देते हैं। कहीं भी आप बैठा सकते हैं इसको। देखिए, 4 ऐसे कर देते हैं और एक जो है इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, यहां पर जो है केंद्र की ओर है तो ये वाला जो है लगेगा। तो हमने यहां बताया केंद्र की ओर। दूसरा जो कंडीशन होता है, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा हो गया आउटसाइड सेंटर, आउटसाइड द सेंटर यानी कि केंद्र से बाहर की ओर देख रहा है। केंद्र की ओर ना देखकर केंद्र से बाहर की ओर देख रहा है, केंद्र से बाहर की ओर देख रहा है। तो जस्ट इसका उल्टा ले लेंगे। लेफ्ट है, बायां है, तो उसमें केंद्र की ओर जब देख रहा था उसमें क्या लिए थे? क्लॉकवाइज लिए थे लेफ्ट में। अब यहां पर क्या लेंगे? एंटी क्लॉक ले लेंगे यानी कि दोनों का जो है अपोजिट हो जाएगा। एंटी क्लॉक लेंगे और राइट चलने पर, दायां चलने पर कहां लेंगे? क्लॉकवाइज लेंगे। तो इसमें जो बोल रहा है ये केंद्र की ओर बोल रहा है, इसलिए यहां पर बायां चलने पर घड़ी के दिशा में लेंगे और दाएं चलने पर घड़ी के विपरीत दिशा में लेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बी जो है डी का दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। किसके रिस्पेक्ट में है? बी का पोजीशन यहां निर्धारित किया गया है डी के रिस्पेक्ट में। कितना चलना है? दाएं चलना है दूसरा ओर। दाएं का अर्थ क्या हो गया? दाईं मतलब राइट, राइट मतलब क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो आपको डी बैठाइए, कहीं भी डी बैठा लेते हैं, तो डी यहां बैठा लिए। अब डी से जो है हमको कितना दाएं चलना है और कितना दूसरे स्थान पर चलना है। तो जिसके रिस्पेक्ट में लिए हैं उसको छोड़कर आगे की ओर हम 2 स्थान चले जाएंगे। डी यहां छोड़ दिए दाएं ओर यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे, तो एक स्थान ये हो गया और दूसरा स्थान क्या हो गया? ये हो गया। तो यहां पर हम किसको बैठा देंगे? बी को बैठा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए जो है ई और सी का निकटतम पड़ोसी है। ए जो है ई का और सी का निकटतम पड़ोसी है, इसका मतलब ए जो है ई और सी दोनों का होना चाहिए। तो देखिए, यानी कि अगर ऐसा स्टेटमेंट में कहेगा ए मतलब बीच में है, ई और सी के बीच में है, तो ए जो है ई और सी के बीच में है तभी ये दोनों का निकटतम पड़ोसी होगा। तो हम तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सी इधर लिखेंगे, ई इधर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो हम कैसे बैठाएंगे? ए को तो बीच में रखना होगा। ए मान लीजिए यहां पर 4 जगह है, ए यहां पर रखेंगे तो उसके अगल बगल में
बी और डी भरा हुआ है, तो ए और ई कहाँ, सी और ई को हम कहाँ बैठाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ए कंफर्म यहां पर होगा, ए कंफर्म कहां पर होगा, यहां पर होगा, और ए के अगल बगल वाला वैकेंट होना चाहिए, खाली होना चाहिए, तभी हम ई और सी को बैठा पाएंगे। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि अभी ई कहां बैठेगा और सी कहां बैठेगा। अब यहां पर देखिए, ई जो है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो ई का पोजीशन बताया गया है एफ के रिस्पेक्ट में। एफ से हम बाईं ओर चलेंगे दूसरे स्थान पर, यानी कि एफ को छोड़कर 2 स्थान हम बाएं ओर चलेंगे, बाएं मतलब घड़ी के दिशा में चलेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, ई मिलेगा। अब देखिए ये तो पता है हमको, ये ई और सी फुल है, यहां पर या ई या सी बैठेगा और यहां पर सी या ई बैठेगा, इन्हीं दोनों में से कोई बैठेगा। एफ का एक जगह हो गया यहां पर, तो एफ से हम कहां चलेंगे, अब घड़ी के दिशा में चलेंगे, बाएं ओर चलेंगे, यानी कि घड़ी के दिशा में चलेंगे। तो घड़ी का दिशा कैसे होगा, ऐसे होगा, बाईं ओर चलेंगे। तो 2 स्थान पर जो है, एक ये हो गया और ये एक हो गया। कौन बैठा है, ई बैठा हुआ है। तो देखिए यहां पर कौन बैठेगा, ई बैठेगा, और यहां तक कौन बैठेगा, सी बैठेगा। यहां पर कौन बैठा, ई बैठा, और यहां पर कौन बैठा, सी बैठा। ये तो अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बी के सापेक्ष में व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के सापेक्ष में ए का स्थान क्या है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी with what is the position of A with respect to F, what is the position of A with respect to B। तो B के सापेक्ष में A का पोजीशन क्या है, तो देखिए 2 पोजीशन है। B के अगर रिस्पेक्ट में चलेंगे, तो B से अगर क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी के दिशा में चलते हैं, A जो है देखिए कितना स्थान पर है, 1 2 3 4, यानी कि अगर लेफ्ट की बात करेंगे, लेफ्ट की बात करेंगे, बाएं की बात करेंगे, तो 4th स्थान पर ए है। ठीक है, ए का जो है लेफ्ट स्थान पर अगर चलेंगे, लेफ्ट की ओर चलेंगे तो 4थे स्थान पर है, और राइट की ओर जब चलेंगे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो दूसरा स्थान है। कहाँ है, दूसरा स्थान है, सेकंड पोजीशन है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज बी से चलिएगा तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, तो ये जो हो गया क्लॉकवाइज, लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज, और इसका मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए दोनों में से कौन सा दिया गया है, दोनों में से कोई एक ही दिया गया है, तो या तो चौथा होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए। तो देखिए ये बाईं ओर दूसरा है, लेकिन ये राइट ओर दूसरा है, यानी कि दाएं ओर दूसरा है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, बी के सापेक्ष में ए का क्या स्थान है, बाईं ओर दूसरा, बाईं ओर तो चौथा, यहां पर ये नहीं होगा, दाईं ओर तीसरा, दाईं ओर तीसरा, ठीक दाईं ओर, ठीक बाईं ओर, ठीक बाईं ओर भी नहीं है, तो गलत इसमें कैसे हो गया। बी डी के दाईं ओर दूसरा है, बी जो है डी के दाईं ओर दूसरा है, बिल्कुल सही स्थान है। ए जो है ई और सी के बीच में बैठा है, ए जो है ई और सी के बीच में बैठा है। अब देखिए एफ से बाएं चलेंगे, एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर ई बैठा हुआ है, तो एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर ई बैठा हुआ है। ठीक है, एफ से बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है। तो ये कंफर्म पूरा हो गया 6 व्यक्ति। बी के सापेक्ष में एफ का क्या स्थान है, तो देखिए ऑप्शन जो है दाईं ओर से यहाँ क्या होगा, दूसरा होगा, दाईं ओर से जो होगा दूसरा होगा। ठीक है, दाईं ओर से दूसरा होगा, और बाईं ओर से चौथा अगर होता तो हो जाता। तो इसका करेक्ट जो होगा दाईं ओर से दूसरा स्थान होगा। ठीक है, दाईं ओर से दूसरा स्थान जो होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए,
दिए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। आप जो है इसको ध्यान से सीरीज को देखिए। ये देखिए, ये एक टाइप का अल्टरनेट सीरीज हो रहा है, क्योंकि देखिए ये इंक्रीज कर गया, फिर ये क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, फिर ये इंक्रीज कर गया और ये फिर डिक्रीज कर गया। तो इसको क्या बोलते हैं, मिक्स सीरीज बोलते हैं। ठीक है, मिक्स सीरीज बोलते हैं, मिक्स सीरीज बोलते हैं। तो यहां पर मिक्स सीरीज में एक छोड़ के एक जो है आपको लेना है, क्योंकि एक बार बढ़ रहा है फिर घट रहा है, बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो इसको मिक्स सीरीज में क्या करते हैं, अल्टरनेट जो है नंबर का यूज करेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे कि 26 से 36 लिए, 36 से फिर 66 लेंगे और 66 से फिर इस क्वेश्चन मार्क को लेंगे। देखते हैं इसके बीच में गैप कितना है, +10 का। इसके बीच में गैप कितना है, +30 का। इसके बीच में गैप देखिए कितना है, 30 के बाद इसमें होना चाहिए। अब देखिए 78 से 108 के बीच में गैप देखिए कितना है, 78 से 108 के बीच में अगर गैप देखिएगा तो ये कितना है, 30 का गैप है। यहाँ पर कितना है, 30 का गैप है। फिर 108 से 98 के बीच में देखिएगा, 108 से 98 के बीच में देखिएगा तो गैप कितना है, 60 का गैप है। कितना का है, 90 का गैप है, सॉरी कितना गैप है, 90 का गैप है। ठीक है, 90 का गैप है। तो आप देखिए यहाँ पर 10 का गैप, फिर ये जो है तिगुना तिगुना गैप हो रहा है। 30 का तिगुना क्या हो गया, 90 हो गया। यहाँ 10 का तिगुना क्या हो गया, 30 हो गया। 10 का तिगुना 30 हो गया, तो यहाँ पर 30 का तिगुना जो है 90 का गैप होगा। ठीक है, हर जगह देख रहे हैं आप तिगुना तिगुना गैप है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 का तिगुना 90 का गैप होगा। तो 66 में हम क्या करेंगे कि 90 को जोड़ देंगे। 66 को जैसे 90 में जोड़ेंगे तो यहाँ 156 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, 156 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। यहाँ पर जो एक कथन दिया गया है और उस कथन के अकॉर्डिंग जो है आपको कोर्स ऑफ एक्शन या कार्रवाई दिया गया है। ठीक है, ये कोर्स ऑफ एक्शन का सवाल है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर स्टेटमेंट को देखिए और स्टेटमेंट के बिहाफ पर ही जो है आपको कार्रवाई करना है। अपने मन से जो है कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है कि प्रतिदिन जो है सुबह 7:30 बजे से 9 बजे के बीच अपार्टमेंट परिसर के बाहर सर्विस रोड पर गंभीर भीड़ देखी जाती है। ठीक है, प्रतिदिन सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच अपार्टमेंट परिसर के बाहर जो रोड है उस पर गंभीर भीड़ देखी जा सकती है, क्योंकि विभिन्न स्कूलों, ये क्या है, स्कूलों है, विभिन्न स्कूलों की कई स्कूल बस अपार्टमेंट परिसर के गेट से बच्चों को लेने के लिए आती है। ठीक है, इससे ट्रैफिक जाम हो रहा है, जिससे इस समय काम के लिए यात्रा करने वाले कई लोगों को देरी हो रही है। तो स्टेटमेंट ये क्लियर है कि बहुत सारी बसें जो है अपार्टमेंट के बाहर में आके रुकती है अपार्टमेंट के बच्चों को लेने के लिए। तो क्या हो जाता है, वहां बस रुकती है तो जो यातायात का साधन है इससे देरी हो जाता है। जनरल बसेस हो या कोई टैक्सी हो या जो भी लोग ट्रेवल करें अपने काम में जाने के लिए, उनको देरी हो जाती है। तो हमको जो रिएक्ट करना है ये स्टेटमेंट के बेसिस पर ही रिएक्ट करना है। ठीक है, कार्रवाई देखिए, सुबह 7:30 से 9 बजे तक किसी भी स्कूल बस को सर्विस रोड पर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये देखिए, देख के ही लगता है गलत है। आप बताइए कि स्कूल जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए स्कूल तो जब मन, ऐसा नहीं ना है कि 7:30 से 9 बजे के बाद ही स्कूल चालू होता है, वैसा नहीं। देखिए, ये चीज भी जरूरी है, स्कूल भी जरूरी है और क्या होगा कि आपका ट्रैफिक जाम भी ना हो। लेकिन ये जो होगा पूरा एक्सट्रीम हो गया। अगर ये 7:30 से 9 के बीच किसी भी स्कूल बस को सर्विस रोड पर अनुमति नहीं दिया जाएगा तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, अपार्टमेंट के बच्चे तो स्कूल नहीं जा पाएंगे। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा कि स्कूल बस को सर्विस रोड पर ही जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ठीक है, रोड पर ही जो है जाने की अनुमति नहीं देना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है कि गेट के पास जो है, ये ऐसा हो सकता था कि गेट के पास खड़ा ना करके थोड़ा सा कहीं पर जगह हो तो वहां पर खड़ा कर सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, पूरा एक्सट्रीम दे रहा है कि स्कूल बस को सर्विस रोड पर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो ये जो कोर्स ऑफ एक्शन हो गया ना, बहुत एक्सट्रीम हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है कि स्कूल बसों को सोसाइटी गेट में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। यस, ये एक लॉजिकल हो सकता है। ये क्या होगा, एक लॉजिकल हो सकता है कि स्कूल बसों को सोसाइटी गेट में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर जैसे यहाँ पर प्रवेश करके बच्चों को ले लेगा, प्रवेश करके बच्चों को ले लेगा तो सोसाइटी वाला जो गेट के बाहर जाम है वो भी नहीं लगेगा, और जैसे ही बच्चे स्कूल बस में चढ़ जाएंगे वो स्कूल बस लेके उसको वापस से चली जाएगी। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल कंडीशन हो सकता है। तो केवल दूसरा वाला क्या होगा, अनुसरण करेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द राइट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स एज दे वुड अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। तो ये 5 मेरे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसको इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो आपको सजाना है। तो देखिए इसका क्या लॉजिक होता है सजाने का, दो सब में कॉमन होगा और लगातार कॉमन होना चाहिए, एक छोड़ के एक नहीं। देखिए जैसे ई कॉमन है पहले प्लेस पर, तो सभी पहले प्लेस पर जो है ई ई ई होना चाहिए, तभी इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। दूसरे प्लेस पर भी अगर सब में एक ही अगर वर्ड रहेगा, सब में एक ही लेटर रहेगा तो उसको हम एलिमिनेट करेंगे। लेकिन पांचों में से अगर एक में भी नहीं देगा ना, एक में भी अगर सेकंड प्लेस पर नहीं रहेगा तो उसको हम नहीं हटा सकते हैं। तो ऐसे लेटर को हटाना है जो एक ही प्लेस पर जो है सभी वर्ड्स में दिया गया है, तभी हम उसको हटाएंगे, और लगातार दिया है तभी हटाएंगे। देखिए ई तो सब में है तो ई को हम हटा दिए। उसके बाद देखिए ये डिफरेंट आने लगा, इसलिए अब क्या करेंगे, हम किसी को हटा नहीं सकेंगे। तो देखिए क्या है, यहाँ पर एफ है सेकेंड लेटर, यहाँ क्या है, डी है। और एक बात कि जो सब में कॉमन होता है ना, उसके बिहाफ पर हम क्या कर सकते हैं, ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सजेगा, इसलिए उसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एफ है, यहाँ उसके बाद क्या है, डी है, फिर नेक्स्ट लेटर क्या है, सी है, फिर क्या है, ए है, फिर क्या है, एफ है। अब बताइए इंग्लिश जो लेटर होता है ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक में पहले कौन आता है, आपको क्या बताना है कि अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई जैसा देता है उसी तरह आपको सजाना है। ठीक है, तो इंग्लिश डिक्शनरी देखिए पहले कौन सा आता है, ए आता है। इंग्लिश डिक्शनरी में ए से अगर जेड पढ़िएगा तो सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, यानी कि ये वाला पहले होगा, ये वाला पहले होगा। तो देखिए सब में तो ये है, सब में 4 है, तो हम कैसे ऑप्शन को फाइंड करेंगे सही आंसर को। अब अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया, ए सब में हो गया, यानी कि 4 नंबर वाला पहले होगा। फिर देखिए ए के बाद कौन आएगा, ए के बाद कौन आता है, सी आता है। ए के बाद यहां पर जितना दिया है ए के बाद सी आएगा, तो सी वाला क्या होगा, 3 नंबर में होगा, 3 नंबर में होगा। ये भी खत्म हो गया, तो ये देखिए ये आंसर तो मेरा नहीं होगा क्योंकि ये होगा। अब हम देखिए नेक्स्ट देखेंगे, सी के बाद देखिए डी वाला होगा, सी के बाद जो है डी वाला होगा, यानी क्या हो गया, दूसरा हो गया, तो ये भी खत्म हो गया। अब क्या है, दोनों जगह में देखिए एफ एफ आ गया। अब जब एफ एफ आ गया तो इसका नेक्स्ट लेटर को देखेंगे, कैंसिल कीजिए। अब पहला और पांचवा भी काफ करना है, तो नेक्स्ट लेटर देखिए एफ है, यहाँ भी नेक्स्ट लेटर एफ है, उसके नेक्स्ट लेटर भी क्या है, कॉमन है, देखिए एफ एफ है। उसका नेक्स्ट लेटर देखिए ई है, यहाँ आई है, अलग अलग हो गया, तो यहाँ पर लिखिए ई हो गया और यहाँ पर आई हो गया। अब बताइए ई और आई में पहले कौन होगा, पहले होता है ई, पहले होता है ई, यानी कि ये एक होगा,
और फिर होता आई यानी कि 5 होगा। तो ये जो है इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है वर्ड को इस प्रकार हम सजा सकते हैं, यानी कि पहले चौथा होगा, फिर तीसरा लेटर होगा, फिर दूसरा लेटर होगा, फिर पहला लेटर होगा, फिर पांचवा लेटर होगा। तो कौन सा आंसर है? 4 3 2 1 5। तो 4 3 2 1 5 यही वाला जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर देखिए ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो 42 जिस तरह 7 से रिलेटेड है उसी तरह 110 जो है 11 से रिलेटेड होगा, 132 जो होगा इससे रिलेटेड होगा। ठीक है, ये कुछ नहीं है। 132 जो होगा क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड होगा। तो लॉजिक फाइंड करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ 42 कैसे आ सकता है, 42 कैसे आ सकता है। तो जब 42 को जो है हम 42 कैसे आ सकता है, देखिए 42 कैसे आएगा। 42 जो होगा हम 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब 42 को जो हम 6 से डिवाइड करेंगे, 42 को क्या हम करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहां पर 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। उसी तरह हम क्या करना है 110 को हम क्या करेंगे, 110 को क्या करेंगे हम 11 लाने के लिए, 11 लाने के लिए क्या करना होगा हमको 10 से डिवाइड करना होगा, तभी मेरा क्या आएगा 11 आएगा। तो आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। 42 को आप लिख सकते हैं क्या, 42 को लिख सकते हैं ना 6 गुने 7 छक 42। 110 को लिख सकते हैं क्या 11 गुने 10, 11 गुने 10 लिख सकते हैं। ठीक है, 11 गुने 10 लिख सकते हैं। उसी तरह 132 को क्या लिख सकते हैं, 132 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 132 को क्या लिख सकते हैं 12 गुने 11। आप देखिए क्यों हम यही ले रहे हैं, तो 6 गुने 7 जैसे कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए आपको क्या करना है, अगर इसको ध्यान से सजाइएगा, इसको अगर ध्यान से सजाइएगा, इसमें कुछ तो लॉजिक होना चाहिए कि 6 गुने 7 किससे भाग देंगे। ठीक है, 12 गुने 11 क्यों लिख दिए। तो आप देखिए यहां पर 7 गुने 6 यहां पर लिखिए, 7 गुने क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखिए 7 गुने 6। क्या लिखना है आपको 7 गुने 6। अब देखिए यहां पर 7 है आपका, यहां 11 है, तो 7 से जो है एक कम करके इसको भाग देना है, 11 से एक कम करके भाग देना है 10 से, 12 से एक कम करके 11 से भाग देना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 7 गुने 6 इसको अगर तोड़ेंगे तो 7 गुने 6 होगा। आप क्या कीजिए कि ये 42 को जो है 42 को किससे भाग दीजिएगा 7 से कम से भाग दीजिएगा, 7 से जो है एक कम से भाग दीजिएगा। ठीक है, 7 से कम से भाग दीजिएगा तो 7 आ गया। ठीक है, 110 को जो है यहां पर क्या कीजिए आप कम वाले से भाग दीजिए, यानी किससे देंगे 10 वाले से भाग देंगे, तो मेरा कितना आ गया 11 आ गया। 132 को क्या करना है उसी तरह तोड़ेंगे तो 12 गुने 11, तोड़ेंगे तो 12 गुने 11, तो इसको कम वाले से भाग दीजिए, कम वाले से भाग दीजिएगा तो 11 हो गया। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 12 होगा। तो ये मेरा लॉजिक है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 12 होगा। ठीक है, आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। नहीं आ रहा है तो इस तरह आपको ध्यान दीजिए। देखिए 7 माइनस 1 क्या हो गया 6 हो गया, 7 माइनस 1 6 हो गया। ठीक है, 7 माइनस 1 6 हो गया। तो ये देखिए 7 माइनस 1 क्या हो गया 6 हो गया। तो 42 को क्या किए 7 माइनस 1 क्या हो गया 6 हो गया। अब ऐसे कर सकते हैं कि 6 को एक कम करके दोनों को गुना कीजिएगा तो
एक कम करके दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 में एक कम कीजिए और इसको दोनों को गुना करिए। 11 में क्या करेंगे, एक कम करेंगे तो हो गया 10। 10 को क्या करेंगे, इसी 11 से गुना कर दीजिएगा तो देखिए कितना हो जाता है, ये 42 हो गया, ये 110 हो गया। अब उसी तरह क्या करेंगे, यहाँ मान लीजिए कुछ नहीं है, यहाँ क्या है, x है, यहाँ क्या है, x है। यहाँ मान लीजिए कि जगह पर क्या है, x है, क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या है, x है। ठीक है, उसी तरह x माइनस 1 किए और इसको क्या करेंगे, x से गुना कर दिए। x से गुना कर दिए तो गुना करने के बाद कितना आना चाहिए, 132 आना चाहिए। अब x का वैल्यू क्या रखिएगा, यहाँ पर 132 आएगा। तो x का वैल्यू देखिए, इसमें से आप 12 रखिएगा तो इधर ऑटोमेटिक क्या होगा, 11 होगा, तभी इसका वैल्यू 132 होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, वही चीज है। नेक्स्ट है, यहां पर देखिए ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, दिशा का। यहां पर क्या बोल रहा है कि रेयान जो है बिंदु ए से चलना शुरू करता है। ठीक है, रेयान जो है बिंदु ए से चलना शुरू करता है। मान लीजिए इसको पहले बेसिक से देखते हैं, ये क्या है, बिंदु ए है, ये क्या है, बिंदु ए है। रेयान जो है यहां से चलना शुरू करता है और 13 किलोमीटर क्या करता है, पूर्व की ओर जाता है। कितना जाता है, 13 किलोमीटर। आपको बेसिक तो पता ही है, ये मेरा नॉर्थ लेते हैं, नीचे साउथ लेते हैं, इधर ईस्ट लेते हैं, इधर क्या लेते हैं, वेस्ट लेते हैं। तो 13 किलोमीटर गया ईस्ट की ओर, इससे जो है क्या बोलेगा। और देखिए यहाँ पर डायरेक्शन में जब भी राइट यानी दायां घूमने को कहेगा तो हम कहाँ घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। और जब भी लेफ्ट घूमने को कहेगा, बायां घूमने को कहेगा तो हम कहाँ घूमेंगे, एंटी क्लॉक घूमेंगे, एंटी क्लॉक घूमेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर फिर बाएं घूमता है, 13 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव करता है, फिर जो है बाएं घूमता है, बायां घूमा, बायां घूमा मतलब कहाँ घूमेगा, ऊपर की ओर, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा। देखिए बायां मतलब लेफ्ट हो गया, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी घड़ी इस तरह करके विपरीत दिशा हो गया घड़ी का। ठीक है, तो आपको जो है ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखिए ये ऊपर की ओर गए और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, देखिए 13 के रिस्पेक्ट में इधर 5 जो है छोटा लाइन होगा, 5 किलोमीटर जाता है। 5 किलोमीटर मुड़ने के बाद वह फिर क्या करता है, बाएं मुड़ता है। 5 किलोमीटर मुड़ने के बाद देखिए 5 किलोमीटर मुड़ा, फिर से बाएं मुड़ता और जो है 15 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो अब ये फिर से इस डायरेक्शन में मुड़ा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब कितना गया, 15 किलोमीटर गया, कितना गया, 15 किलोमीटर गया। फिर वह बाएं मुड़ता और 11 किलोमीटर ट्रेवल करता है, फिर वह कितना मुड़ता है, 11 किलोमीटर ट्रेवल करता है। ठीक है, अंतिम बार जो है वो क्या मुड़ा, बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो देखिए ये जो है कितना है, 13 है, ये पूरा 15 है, यानी ये जो होगा ये जो होगा ये कितना होगा, 2 किलोमीटर होगा। ये वाला जो होगा 2 किलोमीटर होगा। अब इसी पैरेलल में 2 किलोमीटर है तो इस बिंदु के पैरेलल में ये बिंदु आ जाएगा। ये भी 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, देखिए 2 किलोमीटर चलता है। अब ये जो होगा, ये जो हो गया मेरा क्या हो गया, फाइनल हो गया, फाइनल हो गया। और ये मेरा क्या हो गया था, स्टार्टिंग था, STRT स्टार्ट था। तो आपको बताना है कि बिंदु पर फिर से पहुंचने के लिए कितनी न्यूनतम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। ठीक है, यानी कि
फाइनल से लेके स्टार्टिंग तक जाने में, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जाने में यही डिस्टेंस है, न्यूनतम दूरी है, यही वाला न्यूनतम दूरी है। ठीक है, ये वाला न्यूनतम दूरी है। और ये दूरी किसके दूरी की, इस दूरी के जो है पैरेलल है, इस दूरी के पैरेलल है। तो ये देखिए, ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और पूरा 11 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पूरा अगर 11 है, ये 5 है, तो ये 6 हो जाएगा। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 किलोमीटर आपको चलना है। और ये फाइनल में है, यानी कि स्टार्टिंग से पुनः वहां पर जाने के लिए हमको ऊपर की ओर जाना होगा। अभी यहाँ है, पुनः ये प्रारंभिक बिंदु में जाएगा तो ऊपर की ओर जाना होगा। ऊपर का डायरेक्शन कौन सा होता है, ऊपर मतलब नॉर्थ की ओर। तो 6 किलोमीटर नॉर्थ की ओर उसको जाना पड़ेगा, 6 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जाना पड़ेगा। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को हम जो है इतना डायग्राम लेकर नहीं डायरेक्टली भी बना सकते हैं। कैसे, आपको पता है कि ये नॉर्थ है, नॉर्थ से हम 90 डिग्री चलते हैं क्लॉकवाइज, तो ईस्ट होता है, ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलते हैं साउथ, साउथ से क्लॉकवाइज चलते हैं वेस्ट, वेस्ट से फिर क्या है 90 डिग्री घड़ी के दिशा में चलते हैं तो नॉर्थ। तो इसी को यहाँ लिखिए, ये हो गया नॉर्थ। नॉर्थ के बाद क्या हो जाता है, ईस्ट होता है, ईस्ट के बाद साउथ, उसके बाद वेस्ट, उसके बाद क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। तो फिर से इसको पढ़िए, बिंदु ए से शुरू करता है और 13 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो पूर्व की ओर 13 किलोमीटर जाता है तो ये 13 होगा। फिर वह क्या मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। तो यहां पर जो है अपना बाएं और अपना दाएं जैसा बोलेगा लेना है। तो बाएं मुड़ता है तो बाएं कौन सा हो गया, आपका बाएं कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो इसमें लिखिए नॉर्थ, ईस्ट के बाएं में कौन है, नॉर्थ है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता और 15 किलोमीटर। फिर से नॉर्थ के बाएं कौन हो गया, ये नॉर्थ और ये नॉर्थ सेम है। नॉर्थ के बाएं कौन सा है, वेस्ट है। और फिर क्या हो गया, 15 किलोमीटर चलता है, तो ये हो गया 15 किलोमीटर। ठीक है, ये दोनों नॉर्थ क्या है, सेम है, तो वैल्यू 1 में दिए हैं। तो नॉर्थ के जो है क्या है, बाएं साइड में 15 किलोमीटर वेस्ट है। फिर वह बाएं मुड़ता और 11 किलोमीटर चलता है। वेस्ट के बाएं कौन हो गया, साउथ, तो ये 11 किलोमीटर यहाँ चला। और अंतिम बार बाएं मुड़ता और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। साउथ में थे, साउथ के बाएं मुड़ता और 2 किलोमीटर, यानी कि साउथ के बाएं ईस्ट हो गया और 2 किलोमीटर यहाँ चला। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है कि बिंदु पर फिर से पहुंचने के लिए कितनी न्यूनतम दूरी। तो ये देखिए, इसको ऐड कीजिएगा तो टोटल ईस्ट में 15 किलोमीटर चला है। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, देखिए ईस्ट और वेस्ट जो होता है मेरा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन है। ईस्ट और वेस्ट क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो यहाँ भी ईस्ट में 15 किलोमीटर चला और वेस्ट में 15 किलोमीटर चला, तो दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जो है मेरा नॉर्थ और साउथ है, मेरा नॉर्थ से लेके साउथ तक है, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ये दोनों अपोजिट है। नॉर्थ और साउथ क्या है, अपोजिट है। अब देखिए, साउथ में 11 किलोमीटर है और नॉर्थ में 5 किलोमीटर है। दोनों का गैप कितना होगा, दोनों का गैप कितना होगा, दोनों का गैप कितना होगा, दोनों का गैप 6 किलोमीटर होगा। कौन इसमें से क्या है, छोटा है, कौन इसमें से छोटा है, नॉर्थ छोटा है, तो यहाँ एन हो जाएगा। कौन छोटा है, नॉर्थ छोटा है। देखिए, आपको कहाँ से, नॉर्थ का, नॉर्थ से लेना है। नॉर्थ से जब हमने यहाँ से, नॉर्थ का जो है ये क्या होता है, अपोजिट साउथ होता है। तो आपको जो है उल्टा चलना है, आपको साउथ से जो है नॉर्थ की ओर चलना होगा। साउथ से किधर चलना होगा, नॉर्थ की ओर चलना होगा। इसलिए यहाँ पर जो है एन लिख दिए। साउथ से नॉर्थ की ओर उल्टा चलना है ना, नॉर्थ साउथ अपोजिट होता है, आपको उल्टा चलना है, तो साउथ से नॉर्थ की ओर चलना होगा। तो साउथ और नॉर्थ कितना है, साउथ से नॉर्थ की ओर चलेंगे तो नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, तो गैप कितना है, 6, तो यही वाला हो गया। ठीक है, आप दोनों में से जो होगा आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर मेथड जो है यही है, भी है ट्रेंडिंग में ये मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ना, सर्टेन कोड लैंग्वेज
पेज को क्या लिखा जाता है, 6123 लिखा जाता है, और गैप्स को क्या लिखा जाता है, 3761। देखिए यहाँ पे लिखिए, पेज को लिखा गया क्या, इसको आप डायरेक्टली भी लिख बना सकते हैं, बट इसको देख लीजिए एक बार। पेज को यहाँ क्या लिखा गया है, 6123 लिखा गया है। गैप्स को क्या लिखा गया है, 3761। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में जो है, इन दोनों के बीच में जो है ए भी कॉमन है। देखिए ए कॉमन है, फिर आपको जी कॉमन मिलेगा, फिर क्या होगा, पी कॉमन मिलेगा, पी कॉमन मिलेगा। तो जब इधर 3 लेटर कॉमन है तो इधर 3 नंबर भी कॉमन होगा। तो ये देखिए 3 है, फिर क्या है, 1 है, फिर क्या है, 6 भी है। ठीक है, 1 भी है और 6 भी है, यानी कि इसका मतलब P हो गया, A हो गया, और G के लिए जो है ये कितना होगा, 3 6 1। ये हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है, ये तीनों का एक एक होगा। ठीक है, 3 लेटर के लिए एक एक जो है यहाँ नंबर होगा, लेकिन ये क्या होगा हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते। बट हमको पूछा गया एस का, तो एस के लिए इसमें एक बचता है कौन सा, 7। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7। उसी तरह यहाँ पर ई का अगर पूछता तो ई के लिए क्या बचता है, 2 बचता है, तो 2 इसका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं कि फाइंड द मिसिंग नंबर। यहां पर जो है क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो हम जो है, हम क्या करेंगे कि जो पहले रो में है उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, रो वाइज भी अगर इसमें चलेंगे तो भी सॉल्व कर सकते हैं, या कॉलम वाइज चलेंगे तो भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, रो वाइज देखेंगे, 48 24 और 8। रो वाइज चलेंगे तो सभी रो में जो है, जो लॉजिक पहले रो में लगेगा सेम लॉजिक दूसरे रो में भी लगेगा, और तीसरे में भी जो है सेम लॉजिक लगेगा। अब देखिए 48 हो गया, फिर 24 हो गया, 6 हो गया, तो इसका हाफ अगर करते हैं, 48 का हाफ करते हैं तो क्या आता है, 24 आता है। 24 में अगर 3 से हाफ करेंगे, 3 से भाग देंगे तो 8 आएगा मेरा। ठीक है, अब देखिए 55 क्या 2 से भाग लगेगा क्या, 55 2 से भाग लगेगा क्या, कभी नहीं लगेगा। इसलिए अगर पहले में आप लॉजिक लगा के देखिए तो देखिए वो दूसरा में लग रहा है कि नहीं। ठीक है, दूसरा पे लग रहा है कि नहीं। तो आप देखिए ये तो नहीं लगा, तो यहां पर 24 है, सॉरी 48 है ना, यहाँ कितना है, 48 है, यहाँ कितना है, 48 है, फिर क्या है, 24 है, फिर क्या है, 6 है। ठीक है, 6 है। अब देखिए ये जो 6 आएगा, अड़तालीस को क्या लिख सकते हैं आप देखिएगा, 8 छक 48, 8 छक 48। इसको आप क्या कीजिए, 8 6 कैसे ला सकते हैं। देखिए एक चीज यहां देखिएगा आप इसमें, कि ये वाला जो है पूरा का पूरा कॉलम में ये देखिए बड़ा नंबर है। ठीक है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में यहां पर बड़ा नंबर है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में यहां पर बड़ा नंबर है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में यहां पर बड़ा नंबर है। तो हम बड़ा नंबर को लाने का प्रयास करेंगे। तो 48 को तोड़ सकते हैं, 8 छक 48, यहाँ 6 दिया हुआ है, हमको क्या करना है कि इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन यहां पर 3 से डिवाइड होगा क्या, 20 नहीं होगा, 20 कभी नहीं होगा। तो अब हम कैसे ला सकते हैं, देखिए 20 कभी नहीं आएगा, तो यहां 8 छक 48 है, तो यहां पर तो ऑलरेडी मेरा क्या है, 8 है, सॉरी यहां मेरा क्या है, 8 है, यहां मेरा क्या है, 8 है। तो 6 लाने का प्रयास करेंगे, इसको क्या करेंगे,
किससे करेंगे? 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे तो देखिए कितना, 4 छक 24 आ जाता है, 4 छक 24, तो 8 गुने 6 हो गया। उसी तरह आपको जो है 55 है, 20 है और 11 है। आपको पता है ये क्या होगा, 5 गुने 11 हो सकता है, 5 गुने 11 होगा 55, तो 11 तो है ही, इसको 5 लाने का प्रयास कीजिए, बीच वाला को यहाँ भी 4 से भाग दे दिए, तो ये कट के कितना हो गया, देखिए 5 हो गया। लॉजिक समझ में आ गया? मान लीजिए कि कोई नंबर है ए बी सी, तो आपको सी को मल्टीप्लाई करना है बी डिवाइड बाय 4 करके, दोनों का जो रिजल्ट आएगा ये ए के बराबर आएगा। तो लास्ट वाले में देखिए 9 को गुना कीजिए और x को जो है, मान लीजिए इसके जगह में x है, हम डिवाइड करते हैं 4 से, और 63 इसका रिजल्ट आएगा। कितना आएगा? रिजल्ट आएगा 63। तो बताइए यहाँ पर 63 लाने के लिए इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, तभी 9 7 जा 63 होगा। तो x बाय 4 का वैल्यू क्या होगा? 7 होगा, यानी x का वैल्यू कितना होगा? 28 होगा। x का वैल्यू कितना होगा? 28 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहां पर देखिए ए डॉलर बी का मतलब क्या है? ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए एट द रेट ऑफ बी का मतलब है ए इज द डॉटर ऑफ बी। ए स्टार बी का मतलब ए इज द फादर ऑफ बी। ए माइनस बी का मतलब ए इज द सन ऑफ बी। आपको निकालना है कि डी जो है एम की पुत्री का पति है। कौन से स्टेटमेंट से ये पता चलेगा कि डी जो है एम की पुत्री है? कल ही हमने बताया था कुछ ट्रिक्स, परसों भी बताया, परसों के क्लास में बताया, वो ट्रिक देखिएगा, यहां अभी काम आएगा। आप नहीं देखे हैं तो पिछले जो दिनों में कराए गए उसके रीजनिंग है, खास करके पिछले 2 दिनों में जो क्लास कराए गए उसको देखिए, समझ में आएगा आपको। तो यहां पर क्या बताना है कि डी जो है एम की पुत्री का पति है। डी जो है एम की पुत्री का पति है, यानी कि डी कौन है? पुत्री का पति है, यानी कि डी कौन सी होगी? मेल होगा। डी क्या होगा? मेल होगा। तो इसमें देखिए डी कहां पर मेल है, पहले चेक कीजिएगा डी कौन सा मेल है और डायरेक्टली आंसर निकालिए। तो डी का जेंडर फाइंड आउट करने के लिए डी के राइट साइड का सिंबल देखते हैं। डी के राइट साइड में क्या है? यहाँ स्टार है। यहाँ देखिए स्टार क्या हो जाएगा? फादर है। स्टार क्या है? फादर है। तो हो सकता है कि ये हो, कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि हो जाए। यहां पर देखिए हमको एलिमिनेट कर रहे हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है आपको आंसर में होगा। तो डी के राइट साइड में कौन सा सिंबल है? डॉलर है। डॉलर का अर्थ देखिए यहाँ पर क्या है? सिस्टर है, यानी कि डॉलर का मतलब सिस्टर हो गया, यानी फीमेल हो गया, तो डी क्या हो गया? फीमेल हो गया। ये तो आंसर मेरा नहीं होगा। फिर यहाँ पे डी के राइट साइड में डॉलर है, तो डॉलर फीमेल होगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। डी के देखिए राइट साइड में यहाँ क्या है? एट द रेट है। डी के राइट साइड में क्या है? एट द रेट। एट द रेट का अर्थ क्या हो गया? डॉटर हो गया, तो ये भी क्या हो गया? फीमेल हो गया, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए बिना कुछ सॉल्व किए ये पता चल गया कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, पिछले 2 क्लास में हमने यही ट्रिक को बताया था। ठीक है, तो यहां पर बिना सॉल्व किए आपको पता चल रहा है कि कौन सा आंसर होगा। तो आप डायरेक्टली जो है ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको देखिए अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें देखिए कैसे करके पहले देखना है कि देखिए ए और बी अगर इधर है तो ए पहले दिया है और बी बाद में दिया है। जैसे यहां पर दिया है वही होना चाहिए, ए पहले है तो यहां पहले होना चाहिए, बी बाद में है तो बी बाद में होना चाहिए। ए पहले है तो यहां भी ए पहले, बी बाद में तो ए बाद में। ये आप चेक कर लीजिएगा, अगर मिक्स रहेगा ना, कहीं पर ए और बी आगे पीछे होगा, जैसे इधर अगर ए आगे है तो इधर ए ही आगे होना चाहिए। अगर इधर ए आगे है और इधर मान लिया किसी में बी आगे हो गया, तब हम जो मेथड अभी बताने वाले हैं उस मेथड से आप नहीं कीजिएगा, उसको ट्री मेथड से सॉल्व किया जाता है, मिक्स वाले को। तो इसमें डायरेक्टली हम क्या करेंगे, आप देखिए
ये मेथड इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रत्येक को हम चेक करके तो नहीं देखेंगे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसी को हम चेक करते हैं। डी है, स्टार है, आर है, फिर एट द रेट है, ई है, डॉलर है, ए माइनस एम है। तो देखिए डी एम का क्या लगा, तो देखिए स्टार का अर्थ क्या हो गया, पिता हो गया, तो स्टार का अर्थ लिख दीजिए पिता। एट द रेट का मतलब क्या हो गया, बेटी हो गया, लिख दीजिए बेटी। डॉलर का अर्थ क्या हो गया, डॉलर का अर्थ बहन हो गया, तो लिख दीजिए यहां पर बहन है। और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ हो गया मेरा बेटा, तो यहां लिखिए बेटा। अब देखिए हमको राइट टू लेफ्ट चलना है और m के जगह में खुद पे रखिए, m को जो है खुद के जगह में रखिए। मान लिया आप m है, कंपेयर कीजिए। ये मेरा कौन हो गया, बेटा हो गया, बेटा की बहन, बेटा का बहन मेरा कौन हो गया, ये हो गया बेटा। बेटा की बहन मेरा कौन हो गया, बेटी हो गई ना। बेटी की बेटी, बेटी की बेटी मेरी कौन हो गई, बेटी की बेटी मेरी कौन हो गई, नतनी हो गई। बेटी की बेटी मेरी कौन हो गई, नतनी हो गई। नतनी का पिता मेरा कौन हो गया, नतनी का पिता जो होगा वो मेरा दामाद हो गया। नतनी का जो पिता हो गया वो मेरा दामाद हो गया, यानी मेरी बेटी का हस्बैंड हो गया। तो मेरी बेटी का हस्बैंड मतलब एम की बेटी का हस्बैंड, यही बोल रहा है कि एम की पुत्री का पति, एम की बेटी का हस्बैंड कौन है, डी है। तो यही वाला करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था ना, कि हमको जेंडर पता करना था कि एम का जेंडर, यहां देखिए डी जो है एम की पुत्री का पति है, यानी डी कौन है, मेल है। तो इसको जेंडर से हम पता कर सकते हैं कि डी का जेंडर अगर क्या है, यहां पर मेल होना चाहिए, तो किसमें में जेंडर मेरा मेल हो गया। ये तीनों में जो जेंडर है ये क्या है, फीमेल है डी का, लेकिन इसी में मेल है, तो यही वाला करेक्ट आंसर होगा। तो जेंडर कैसे पता करते हैं, तो मान लीजिए कि कोई भी इक्वेशन है, ए स्टार ऑफ बी हो गया, ऐसे करके लिखा है, तो ए के राइट साइड में देखिए कौन सा जेंडर, ए के राइट साइड में सिंबल देखिएगा स्टार है, और यहां पर देखिए स्टार का मतलब क्या है, फादर, यानी ए मेरा कौन हो गया, ए मेरा कौन हो गया, ये मेल हो गया, मेल हो गया। स्टार मतलब फादर, फादर मेल है, तो ए भी मेरा क्या हो गया, मेल हो गया। तो किसी भी लेटर का जो है जेंडर हम उसके राइट साइड सिंबल को देखकर पता करते हैं। ठीक है, और स्टेटमेंट में देखते हैं वो सिंबल कौन जेंडर का है, तो वही वो जेंडर का होगा। हमने बताया था कि जैसे लास्ट वाले में, किसी भी का लास्ट वाले में जो है अगर पति पत्नी का रिलेशन रहेगा, लास्ट वाले में पति पत्नी का रिलेशन रहेगा, तभी लास्ट का जो है लास्ट अल्फाबेट का जेंडर पता चलेगा, अदरवाइज लास्ट वाले के जेंडर पता करने में दिक्कत होगा। क्योंकि एम के राइट साइड में मान लिए कोई भी सिंबल नहीं है, तो एम का जेंडर कैसे पता चलेगा, अगर लेकिन पति पत्नी का रिलेशन होगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहां पर देखिए क्या है कि ये एक सीरीज दिया गया, आपको बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है, प्रतीक होना चाहिए, यानी क्या है, सिंबल है। कितने ऐसे सिंबल हैं जिसके ठीक पहले एक अक्षर होना चाहिए, यानी कि लेटर होना चाहिए, और बाद में एक संख्या होनी चाहिए, यानी कि नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रतीक हो गया, फिर क्या हो गया, ये अक्षर हो गया, और ये क्या हो गया, संख्या हो गया। तो आप जो है इसको प्रतीक को लेकर चलिए, क्योंकि प्रतीक जो आसानी से दिखाई देगा, और प्रतीक के बाद में एक संख्या और पहले अक्षर होना चाहिए। तो प्रतीक कहाँ, यहाँ पर है प्रतीक, यहाँ पर प्रतीक है, फिर सिंबल मेरा यहाँ है, सिंबल यहाँ है, फिर सिंबल यहाँ है, सिंबल यहाँ है। अब देखिए इसके आगे क्या है, संख्या है, लेकिन होना क्या चाहिए, अक्षर होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो गया। इसके आगे क्या है, अक्षर है के, और बाद में संख्या है, तो ये वाला हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ संख्या है, बाद में भी संख्या है, तो ये वाला नहीं होगा। ये वाला देखिए, ये वाला भी हो जाएगा, क्योंकि प्रतीक के पहले अक्षर है और बाद में संख्या है।
ये वाला देखिए प्रतीक के पहले क्या अक्षर है, बाद में संख्या है, तो ये वाला भी हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड जो है मेरा अक्षर है। तो क्या होगा, के एंड 2 एक होगा, फिर t% ऑफ 7 एक पेयर होगा, और y हैज 3। तो कितना हो गया, 1 2 3। तो 3 मेरा क्या होगा, ऐसा अरेंजमेंट होगा जिसमें अक्षर, प्रतीक और संख्या एक सीरीज में होगी। ठीक है, यहां पर देखिए ये एक सेट दिया गया है, सेम सेट यहां भी दिया गया है। इन चारों में से जो है सेम लॉजिक का सेट कौन सा है, तो ये निकालिए। इन तीनों में से जो है आप देख रहे हैं 30 है, 49 है, और क्या है 19 है। आप देखिए 49 में जब 19 माइनस करेंगे, 49 में जब 19 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाता है, 30 आ गया, पहला नंबर आ गया। फिर 39 में हम क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे तो 37 आ गया। ये तो आसान है। तो इसमें लॉजिक क्या है, ए बी सी है, तो बी माइनस सी बराबर ए आना चाहिए, बी माइनस सी बराबर ए आना चाहिए। तो ये आएगा क्या, यही वाला आएगा। 29 में 22 होगा तो 7 होगा, 32 में 12 गया तो यहाँ कितना 10 होना चाहिए, 32 में 12 कितना 20 होना चाहिए, लेकिन नहीं है। 58 में जैसे हम 18, तो यूनिट डिजिट पे 0 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। 42 माइनस 21, तो 2 माइनस 1 3 आना चाहिए, लेकिन है 8, तो ये भी नहीं होगा। तो पहला ही जो होगा मेरा सही होगा। अब इसमें देखिए एक लॉजिकल सीरीज है, इसमें हम क्या करते हैं कि सबको काउंट करते हैं, ब्लैंक को भी काउंट करेंगे और कितना लेटर है वो भी काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पर कितना है, 20 है। जब 20 है तो 20 को अगर हम तोड़ेंगे तो 5 गुने 4 होगा, यानी कि 5 लेटर को लिखेंगे तो 4 ग्रुप बनेगा, और 4 लेटर को लेंगे तो 5 ग्रुप बनेगा। तो पहले इसको प्रिफर किया जाता है 5 गुने 4 को। तो अलग कीजिए, देखिए अब एमएम से है तो 4 को ही पहले लीजिए। ठीक है, देखिएगा यहाँ एम से स्टार्ट है, एम से स्टार भी स्टार्ट होना चाहिए, तो चार का ही जो है ग्रुप लीजिए, 1 2 3 4। फिर देखिए एम से स्टार्ट हो रहा है, फिर 4 का लेंगे, 1 2 3 4, फिर यहाँ से लीजिए 1 2 3 4, फिर यहाँ से लीजिए, इसलिए जो है ये नहीं लगेगा। देखिए सभी जो है एम से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 4 गुने 5 जो है सूट करेगा इसको। तो एम बी, देखिए इसमें भी एम बी है, यहाँ भी एम के बाद क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, यहाँ भी एम के बाद बी होना चाहिए, यहाँ एम बी देखिए है हर जगह। भी के बाद क्या है, बी के बाद यहाँ देखिए सी है, तो यहाँ भी भी होना चाहिए, यहाँ भी मेरा सी होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, बी सी होना चाहिए। देखिए सब भरा गया। देखिए ये भी सेम है, ये भी पेयर सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, तो क्या हो गया, सी भी बी एम भी सी, तो कौन सा हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो एक लॉजिकल से सभी पेयर में जो है या तो समान होना चाहिए, या एक लॉजिक के साथ जो होगा वो डिफरेंट होगा। हो सकता है कि एम यहाँ रहता, यहाँ एन रहता, यहाँ पर एक एक करके आगे आगे बढ़ सकता था, कुछ भी यहाँ लॉजिक दिया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, तो यहाँ क्या है, ऑल शिप्स आर बोट्स, सभी शिप्स क्या है, बोट है। तो सभी शिप को जो है बोट के अंदर डाल दीजिएगा। सभी शिप्स क्या है, बोट है, तो सभी शिप को बोट के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, सम शिप्स आर कार्गो, कुछ शिप क्या है, कार्गो है, कुछ शिप क्या है, कार्गो है। ठीक है, कुछ शिप क्या है, कार्गो है। तो इस तरह करके होगा, कुछ शिप क्या होगा, कार्गो होगा, तो इस तरह से हम डालेंगे। तो अब देखिए सम बोट्स आर कार्गो, तो कुछ जो है बोट और कार्गो में, तो ये देखिए कॉमन हो रहा है कार्गो और बोट के बीच में ये एरिया, तो सम वाला केस क्या होगा, सही होगा।
ऑल बोट्स आर शिप्स, देखिए ऑल शिप्स आर बोट अगर है, ऑल शिप्स अगर बोट है तो पूरा का पूरा शिप तो बोट के अंदर है ना, पूरा का पूरा शिप बोट के अंदर है। इसका मतलब कुछ बोट का कुछ पार्ट जो है, बोट का कुछ पार्ट शिप केयर किया हुआ है। तो अगर ऑल शिप्स आर बोट है तो ऑल बोट्स आर शिप गलत होगा, सम बोट्स आर शिप क्या होगा, सही होगा। इसलिए ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो मेरा जो होगा सिर्फ पहला वाला क्या होगा, सही होगा। सिर्फ पहला वाला क्या होगा, सही होगा।